नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनीपत दौरा स्थगित कर दिया गया है। 17 अक्टूबर को राई एजुकेशन सिटी में होने वाली इस रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब यह कार्यक्रम टल गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने फोन पर इसकी जानकारी दी है। रैली की नई तारीख का जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। नायब सैनी सरकार 17 अक्टूबर 2024 को सत्ता में आई थी। इस सालगिरह पर पीएम मोदी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने और नई योजनाओं की घोषणा करने वाले थे। पिछले हफ्तों में प्रशासन ने 35 एकड़ भूमि चिन्हित कर तैयारियां तेज कर दी थी, लेकिन अचानक आए इस फैसले से कार्यकर्ताओं में निराशा है। कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये केंद्रीय स्तर पर व्यस्तता या अन्य कार्यक्रमों से जुड़ा हो सकता है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये स्थगन अस्थायी है और जल्दी ही नई तिथि तय कर दी जाएगी। और आपको बता दें, पीएम मोदी का हरियाणा का दौरा स्थगित हो गया है। और आपको बता दें, हरियाणा की सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया था, जिसकी सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी को सोनीपत जाना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये जो दौरा है पीएम का वो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आपको इसी के साथ बता दें कि दौरा स्थगित हुआ है, अस्थायी है, जल्द ही नई तारीख का ऐलान हो जाएगा। नायब सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस प्रोग्राम में पीएम मोदी शिरकत करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद। पीएम मोदी का दौरा क्यों स्थगित हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत का दौरा था 17 अक्टूबर का प्रधानमंत्री का, जो हरियाणा के अंदर जो मामला चल रहा है आईपीएस के सुसाइड का, उसको लेकर जो है महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो आज पूरा हो रहा है। तो उसे देखते हुए, सुरक्षा कारणों से देखते हुए जो है प्रधानमंत्री का जो दौरा वो रद्द कर दिया गया। रद्द नहीं, स्थगित कर दिया गया। वो आने वाले समय में दोबारा जो डेट होगी वो अनाउंस की जाएगी। इसके बाद जो है एक बार पुनः प्रधानमंत्री का जो आगमन हरियाणा के अंदर होगा। इतना जरूर है कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो है दौरा रद्द किया गया है। विनोद, क्या कुछ खास कार्यक्रम होना था इस प्रोग्राम में, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, जिस तरह से सरकार का 1 साल भी पूरा हो चुका है, हरियाणा नायब सरकार का दूसरा कार्य जो है उसे देखते हुए साथ साथ कई ऐसे प्रोग्राम जो थे हरियाणा के लिए नई नई योजनाओं को लेकर थे, कल्याण को लेकर थे, वो प्रधानमंत्री द्वारा कह लीजिए करोड़ों रुपए की सौगात थी, वो हरियाणा को मिलने जा रही थी। परंतु एक अनहोनी जो घटना घटती है हरियाणा के अंदर, उसको देखते हुए जो एक सुरक्षा कारणों से दौरा जरूर स्थगित किया गया। हाँ, आने वाले समय में जल्द दोबारा विशाल प्रोग्राम होगा, पुनः प्रधानमंत्री का जो आगमन हरियाणा के अंदर होना है। जी विनोद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सैनी सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद इस वक्त हरियाणा की क्या स्थिति है? कितनी उपलब्धियां 1 साल में सैनी सरकार ने की हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर बात करें, जिस तरह से 200 प्लस के करीब हरियाणा सरकार नायब सरकार बनने से पहले योजनाओं को बोलते कि हम ये सरकार हरियाणा अब सरकार आएगी तो हम ये योजना ये हरियाणा के लिए करेंगे। उनसे 42 जो है योजनाएं या जो उनके जो अभिभाषण थे, जो उनकी प्राथमिकता वो पूरी कर चुकी है। उसके साथ इस साल के अंत तक उन्होंने कहा कि 100 से ऊपर जो है परियोजनाओं को जो वादे उन्होंने किए थे सरकार में आने से, उनको पूरा कर लिया जाएगा। इतना जरूर है कि स्थिति केवल आईपीएस अधिकारी है उसको लेकर, एससी एक्ट को लेकर जो मामला बिगड़ा है, परंतु हरियाणा के अंदर जो है नायब सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, उसकी स्थिति मजबूत भी है। और कहीं ना कहीं वाहवाही को लूटते हुए नायब जो सैनी है वो नजर आ रहे हो। नायब सैनी इस समय मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि आम जनता के बीच एक आम नागरिक के तौर पर या बेटा या एक सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जा रही है। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, पीएम मोदी का सोनीपत का दौरा स्थगित कर दिया गया है। बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को लेकर इंडिया के नेता दिल्ली आए। यहां कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन तेजस्वी यादव की कांग्रेस के नेताओं से फ़ोन पर बातचीत हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब ठीक है। लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली आए थे। देर शाम वो
पटना वापस पहुंचे और कई सीट बंटवारे से पहले से ही कई नेताओं को पार्टी से सिंबल दे दिया गया था। हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि पार्टी सिंबल देने के कुछ घंटे बाद ही इसे वापस भी ले लिया गया। जानकारी के अनुसार शाम को 14 नेताओं को पार्टी सिंबल दिया गया था, लेकिन देर रात इसे वापस ले लिया गया। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग से पहले पार्टी सिंबल दिए जाने से गठबंधन में नाराजगी हो गई थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी सीएजी द्वारा प्रकाशित राज्य के वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन और निवेश के मामले में देश के सभी 28 राज्यों में पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1,03,237 करोड़ रुपए व्यय किया, जो देश में सबसे अधिक है। लोगों से लिए गए टैक्स का इस्तेमाल सरकार ने केवल विकास और पूंजी निर्माण कार्यों पर खर्च किया है, जिसे एक आदर्श वित्तीय स्थिति मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने केवल राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखा, बल्कि निवेश और पूंजीगत खर्चे में नया इतिहास रचा है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और विकास के लिए किए गए खर्च ने राज्य को देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट बना दिया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्ति उसके राजस्व व्यय से अधिक रही है। राज्य का स्वयं का राजस्व प्राप्ति का 45% रहा, जबकि हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों में 70 से 80% के बीच रहा। और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा जी। दीपक जी, अगर बात करें सीएजी की रिपोर्ट की, तो उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का दर्जा हासिल किया है, कैसे देखते हैं? देखो, ये सभी के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं, यानी कि हमारा ऑफिस भी नोएडा में आता है, यानी उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो पहले से ही क्लियर था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो बढ़ रहा है, आगे अग्रसर है। और सबको पता भी है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो देश प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में इस समय उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। और जो सब कुछ संभव हो पाया है योगी के विजन के अनुसार, क्योंकि सबको पता है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, यानी कि सेकंड टर्म वो चीफ मिनिस्टर है, और वो जिस तरीके से काम करते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यापार, यानी कि पहले व्यापारियों में भय का माहौल होता था, देखा जाएगा लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा कहीं ना कहीं मीडिया में छपती रहती है। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ने जो कब्जे में जो योगी आदित्यनाथ ने किया है ना, जिस तरह से रिकॉर्ड जाता है, यानी कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, इसको लेके लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी आ रहे हैं और उद्योग यानी कि अपने लगा रहे हैं। जब व्यापारी आते हैं, उद्योग लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ता है तो यानी कि प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है तो जब एक बैलेंस शीट फाइल होती है, जो कैग होता है, कैग यानी कि कंट्रोल ऑडिट ऑफ जनरल, यानी कि एक संस्था बनी हुई है जो कि बड़े से बड़े कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई स्वयं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जो गवर्नमेंट के फंड्स को यूटिलाइज करता है, उसको जो ऑडिट करने का डिपार्टमेंट है वो कैग होता है। तो कैग की जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में फाइल होती है, वो 2023 की हो, 2024 की हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने कैग में, यानी कि कैग ने ऑडिट में दिखाया है कि उत्तर प्रदेश जो है अब आगे के लिए विकसित, यानी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेट बन गया है। तो जो कैग की ऑडिट की, क्योंकि कैग की ऑडिट के अनुसार ही आने वाली जो जांचें होती हैं वो बढ़ाई जाती हैं, कैग ही उसमें अनियमितताएं पकड़ता है कि हमारा स्टेट यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसने क्या प्रॉफिट किया और क्या खर्च किया। तो देखा जाए जो उत्तर प्रदेश ने यानी कि प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को सही तरीके से पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, ये भी ऑडिट यानी कि कैग देखता है। तो जिस तरह से फंड्स को कमाया, यानी कि रेवेन्यू को जनरेट किया गया और उस रेवेन्यू को सही अनुसार सही जगह पे लगाया गया। अब वो पैसा कहां इस्तेमाल होता है? जब पैसा कोई कमाती है सरकार, यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई डिपार्टमेंट में फंड्स जब मोबिलाइज किया जाता है तो पैसा कमाने के लिए फिर उसका पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो पाए, तो उसका पैसे का जो यूटिलाइजेशन होता है किस पे होता है? सौंदर्यीकरण पे, विकास पे, रोडों पे, ट्रांसपोर्ट पे, स्कूल पे, एजुकेशन पे या स्वास्थ्य पे। जिस तरह से जो पैसे का यूटिलाइजेशन यानी खत्म किया जा रहा है वो बिल्कुल सही मानकों के अनुसार किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सीधी मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति, यानी कि भ्रष्टाचार के प्रति वो हमेशा जीरो टॉलरेंस रहते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जीरो टॉलरेंस, यानी कि उनका सीधा संदेश है कि आप काम करिए, काम में कोई रोकथाम नहीं, यानी कि अगर
अगर कोई डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ के काम करना चाह रहा है, इन्वेस्ट अगर कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना इन्वेस्ट लगाना चाह रहा है, व्यापार करना चाह रहा है, तो उसको फुल सुरक्षा से लेके उसके पैसे की संभाल तक की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार देती है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है रेवेन्यू जनरेट करने में सभी राज्यों में, यानी कि भारत के अंदर सभी राज्यों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला स्टेट बना है। तो ये सबके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बधाई की पात्र है, हम सब लोग बधाई की, मतलब बहुत बड़ा बात है कि उत्तर प्रदेश एक जो पहले कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा रहता था, आज उत्तर प्रदेश हर साल कहीं ना कहीं नई ग्रोथ के साथ, नई फाइनेंस के साथ, नए रेवेन्यू के साथ अग्रसर बढ़ रहा है, वो भी योगी आदित्यनाथ के विजन में। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, इसके साथ ही 2013-14 से 2022-23 के बीच में केंद्रीय करों में सर्वाधिक पैसा उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें, बड़ी उपलब्धि यूपी की, देश में फाइनेंशियल रोल मॉडल के रूप में उभरा है उत्तर प्रदेश। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल बनकर उभरा है। और आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर संतुलित व्यय जो है उस पर खर्च किया गया है। यूपी इस वक्त फाइनेंशियल रोल मॉडल बना है, देश का नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें, इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत में। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है आकाश जी से, और आपको एक बार फिर से बता दें कि योगी सरकार की नीति से मजबूत हुई है वित्तीय जो सेहत है यूपी की, वो उभर के आई है। यूपी इस वक्त देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल बन गया है, 28 राज्यों में नंबर 1 की पोजीशन पर आया है सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार। बड़ी उपलब्धि यूपी की। और दोबारा हम कोशिश करेंगे आकाश जी से जुड़ने की। आकाश जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी इस वक्त फाइनेंशियल रोल मॉडल बन के उभरा है, कैसे देखते हैं ये उपलब्धि कैसे हासिल हुई? देखिए, काफी मेहनत की जा रही है यूपी में। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ साहब ने यूपी की डेवलपमेंट के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत उनका एफर्ट रहा है जी। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रही है जी। अब यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी कारण मेन जो ग्रोथ है, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत डेवलपमेंट हुई है यूपी में। उसके अलावा अभी जेवर एयरपोर्ट ऑलमोस्ट नियर इनॉग्रेशन है जी। तीसरा जो है, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए बहुत जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे जी। अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, 2 साल से नहीं कई साल से देख रहे हैं, जब से योगी साहब ने एससीएम ज्वाइन किया है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन किया जा रहा है। तो उससे क्या है, जब शांति होती है, पीस होती है, मन की तसल्ली होती है, तब कारोबार फलता फूलता है और इसका बहुत फायदा भी होगा। क्योंकि यूपी के जो यूथ हैं, दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट उनको क्योंकि पहले काम करने को वहां नहीं मिल रहा था, तो वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में जाके जॉब कर रहे थे। अब यूपी के यूथ जो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, एंटरप्राइजिंग है, उन लोगों को वहीं पे जॉब्स मिल रही हैं, तो वो अपने घर परिवार के पास रह के खुशी से काम कर रहे हैं और यूपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा ही मानना है कि यूपी अब हिंदुस्तान का एक बहुत पावरफुल ग्रोथ इंजन बन के उभरेगा। तो यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट होने के साथ साथ एक वो भी वेरी पावरफुल ग्रोथ इंजन फॉर द एंटायर कंट्री। एजुकेशन ऑलरेडी यूपी में अच्छी है। फिर आप देखें रिलीजियस टूरिज्म यूपी में बहुत बढ़ रही है जी। चाहे अयोध्या जी में मंदिर हो, चाहे बनारस में हो, चाहे आज की तारीख में मथुरा वृंदावन वाला सर्किट हो, या हमने देखा महाकुंभ में बहुत सी रिलीजियस टूरिज्म है। एंड दैट इज नॉट इंडिया बेस्ड, ग्लोबल रिलीजियस टूरिज्म जी। ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा इज कमिंग इन हाई नंबर्स टू यूपी फॉर रिलीजियस टूरिज्म। दैट इज व्हाट इज एडिंग नंबर 1 टू द फॉरेन एक्सचेंज, नंबर 2 टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, thirdly to the GDP growth, fourthly to tax collection। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल राज्य के रूप में उभरा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने मिस्र में आयोजित गाजा पीस समिट के दौरान ये बयान दिया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने शानदार काम किया है। इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे के साथ रहेंगे। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए शरीफ की ओर देखा और कहा, राइट, जिस पर शरीफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। गाजा समिट से पहले शहबाज शरीफ ने अपने बयान में ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का श्रेय दिया था। इसी संदर्भ में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने के लिए 200% तक टैरिफ की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। प्रदेश में हल्की हवाओं के साथ लोगों को गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है। दिन के समय में धूप खिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, जबकि शाम के बाद ठिठुरन महसूस हो रही है। जल्दी ही कंबल और रज़ाई निकालने का वक्त आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से अब सिहरन महसूस होने लगी है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। यूपी में आज प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दे सकती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ मौसम साफ रहेगा और खिली धूप निकलेगी। बीते 48 घंटे से वाराणसी सहित पूर्वांचल के मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। सुबह और रात के समय में लोगों को अब ठंड का एहसास हो रहा है। जहां एक तरफ महीनों से लोगों को गर्मी ने बेहाल कर दिया था, वहीं वर्तमान समय में धूप और गर्मी का प्रभाव दोपहर तक ही सीमित देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर सूर्योदय के पहले लोगों को अब हल्के गर्म कपड़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम पुलिस की महिलाओं के साथ लूट करने वाले लुटेरे के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई। पारस नाम के बदमाश के ऊपर लूटपाट, चैन स्नैचिंग के 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दिल्ली एनसीआर बदमाश के ऊपर दर्ज थे। दरअसल रोज़ की तरह गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस इंदिरापुरम 5/6 की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। पुलिया की ओर से एक मोटरसाइकिल आता देखकर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया, तो वह मोटरसाइकिल को दूसरी दिशा में तेजी गति से भगाते हुए मौके से फरार होने लगा। पुलिस के द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो कुछ दूर जाकर उसकी मोटरसाइकिल रोड पर फिसल कर गिर गई, जिससे वो बदमाश गिर गया और अपने आप को पुलिस से घिरता देख मोटरसाइकिल सवार युवक ने अपने पास रखे अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पूछताछ में उसने अपना नाम पारस बताया। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल पुलिस को बरामद हुई है। पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु थाना इंदिरापुरम में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में आज दिनांक 14 अक्टूबर को देर रात्रि 5/6 की पुलिया के पास पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी कनावली पुलिया से आने वाली रोड पर एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस टीम के द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसके द्वारा बाइक को न रोकते हुए तेजी से भगाया गया, जिसके क्रम में इसकी बाइक असंतुलित होकर फिसलकर गिर पड़ी। गिरने के बाद अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर इसके द्वारा भागते हुए पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठियों की मौजूदगी की आशंका को दूर करने के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हलचल देखी और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सफलता की जानकारी दी। चिनार ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ऑपरेशन गूगलधर के तहत 2 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है और युद्ध जैसा सामान भी बरामद किया है। चिनार ने बताया कि घुसपैठियों को लेकर इलाके की तलाशी और ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल और 4 हथगोले बरामद किए गए हैं। भोपाल में एक बार फिर सड़क धंसने की बड़ी दुर्घटना सामने आई है। भोपाल विदिशा रोड पर रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाले ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। इस हादसे में करीब 50 मीटर लंबी सड़क धंस गई, जिससे 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। ये घटना रेलवे ट्रैक से ठीक पहले हुई, जो राजधानी भोपाल में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई व्यक्ति या वाहन मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि ये मार्ग उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। NHAI ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि थाना सुखी सेवनिया के अंतर्गत बिलखिरिया की ओर से आने वाले कल्याणपुर रेलवे ब्रिज से लगभग 100 मीटर आगे यह हादसा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सड़क MPRDC की जिम्मेदारी है, ना कि उनकी। ये पहली बार नहीं है कि जब भोपाल में सड़क धंसने की घटना हुई है। शहर में हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो सड़क निर्माण और रखरखाव की खराब स्थिति को दर्शाती है। इस हादसे ने स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी पैदा कर दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सड़कों की मरम्मत और निर्माण में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। बन जाते हैं तो क्या है ये इतना हास्यास्पद हो गया है। इस मध्य प्रदेश में 2 पुल, एक इंदौर में एक पुल है, एक भोपाल में है। पुल पूरा देश और पूरे विश्व की जनता देख रही है। कितने महान इंजीनियर मध्य प्रदेश के PWD विभाग में हाल ही में अभी भोपाल विदिशा सड़क धंस गई, मंडीदीप के वहाँ सड़क धंसी, भोपाल में सड़क धंसी थी। ये हालात है कि भ्रष्टाचार की इंतहा मध्य प्रदेश के PWD विभाग में और भारत के NHAI विभाग में हो गई। ये लोग सोचते हैं कि इन विभागों में शायद देवदूत बैठे होंगे जो अच्छी सड़कों का निर्माण करके लोगों की जान की रक्षा करेंगे। बन जाते हैं तो क्या है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।